नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर दोपहर। मैं हूं आपके साथ विभा उपाध्याय। बुलेटिन में सबसे पहले बात ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी की। जी हां, मुंबई में आईओसी के 141वें सत्र में क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने का बड़ा फैसला लिया गया है। 2028 ओलंपिक में क्रिकेट शामिल होगा। लॉस एंजल्स में होने वाले 2028 ओलंपिक में अब क्रिकेट भी आपको देखने को मिलेगा। जी हां, 128 साल का एक लंबा इंतजार जरूर करना पड़ा, लेकिन अब ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी हुई है। ओलंपिक में T20 फॉर्मेट में क्रिकेट खेले जाएंगे, यानी ओलंपिक में अब आप T20 के लुत्फ को उठा पाएंगे। वो मैच आपको देखने को मिलेगा और ऐसे में 2028 का इंतजार कीजिए, जब लॉस एंजलिस में ये 2028 ओलंपिक होगा तो क्रिकेट T20 का आनंद आपके पास। तो 128 साल बाद ओलंपिक में क्रिकेट की वापसी हुई है। लॉस एंजलिस में 2028 में होने वाले ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल कर लिया गया है, यानी कि तमाम जिन खेलों का आनंद आप ओलंपिक में उठा रहे थे, उसके साथ साथ अब T20 फॉर्मेट में क्रिकेट को भी आप देख पाएंगे। 128 साल के बाद ओलंपिक में क्रिकेट की ये वापसी अपने आप में एक बड़ी कामयाबी के तौर पर, जिसमें लॉस एंजलिस में ये ओलंपिक 2028 में, और ऐसे में क्रिकेट फॉर्मेट जो है T20 का, वो आपको देखने को मिलेगा। तो मुंबई में आईओसी के सत्र में यह बड़ा फैसला लिया गया और ऐलान किया गया। यह पहले से ये माना जा रहा था, यह कहा जा रहा था कि आने वाले वक्त में T20 क्रिकेट के उस फॉर्मेट की, जिसे बेहद लोकप्रिय माना जाता है, वो ओलंपिक में आपके सामने आ सकता है। और ऐसे में जब इसका आयोजन 141 साल बाद भारत में हुआ, तो ये बड़ा फैसला, जिसमें T20 के फॉर्मेट को शामिल कर लिया गया। तो आईओसी सदस्य नीता अंबानी ने ओलंपिक में क्रिकेट को शामिल किए जाने के फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि इससे क्रिकेट की वैश्विक लोकप्रियता को और बढ़ावा मिलेगा। भारतीय और क्रिकेट फैन होने के नाते मुझे बेहद खुशी है। क्रिकेट को ओलंपिक में शामिल करने का फैसला लिया गया है। क्रिकेट दुनिया के सबसे ज्यादा पसंद किए जाने वाले खेलों में से एक है। दूसरा सबसे ज्यादा देखा जाने वाला खेल भी अगर कोई है तो वो क्रिकेट है। 1.4 बिलियन भारतीय के लिए क्रिकेट खेल नहीं, उनके लिए एक धर्म है। हमारे देश के लिए एक ऐतिहासिक फैसला मुंबई में आयोजित 141वें आईओसी सम्मेलन में लिया गया। यह बड़ा फैसला है। ओलंपिक में क्रिकेट के आने से ओलंपिक मूवमेंट और ज्यादा समृद्ध होगा। Proud Indian and an ardent cricket fan, I'm delighted that IOC members have voted to include cricket as an Olympic sport in the LA Summer Olympics 2028. Cricket is one of the most loved sports globally and the second most watched. For 1.4 billion Indians, cricket is not just a sport, it's a religion. So I'm delighted that this historic resolution was passed at the 141st IOC session taking place right here in our country in Mumbai. The inclusion of cricket in the Olympics will create deeper engagement for the Olympic movement in newer geographies, and at the same time provide a boost to cricket's growing international popularity. I thank and congratulate the IOC and the LA Organizing Committee for their support to this landmark decision. It's truly a day of great joy and jubilation. और चलिए अब लौटते हैं बिहार की खबरों की तरफ। तो खबर वैशाली से, जहां पर गोली लगने से सिपाही की हत्या हुई है। गाड़ी जांच के दौरान बताया जाता है कि अपराधियों ने गोली चला दी सिपाही के ऊपर। इलाज के दौरान सिपाही अमिताभ की मौत हो चुकी है। सराय बाजार के सूरज चौक पर वारदात को अपराधियों ने अंजाम दिया है। बताया जा रहा है कि गाड़ी जांच करने के दौरान ही सिपाही को निशाना बनाया गया, गोली दागी गई और इलाज के दौरान सिपाही अमिताभ की जान जा चुकी है, मौत हो चुकी है। सराय बाजार की यह घटना। तो देखिए किस तरीके से जहां पर वाहन जांच किया जा रहा था, रूटीन ये जांच, जहां पर गाड़ियों की आवाजाही, और किस तरीके से
गाड़ियों का मूवमेंट इन इलाकों में होता है, उसे लेकर के गश्ती और जांच किया जा रहा था और उसी दौरान अपराधियों की तरफ से निशाना बनाया जाता है सिपाही को और गोली दाग दी जाती है, जिसमें सिपाही अमिताभ की मौत हो चुकी है। इनके दौरान 2 लुटेरा पकड़ाया गया, जो भागने के क्रम में एक जवान को गोली मारकर लुटेरा भागने लगा। जो जवान बहुत बुरी तरह घायल है, उसको लेकर सदर अस्पताल में प्रशासन द्वारा भेजा गया। दोनों लुटेरा भी प्रशासन ने पकड़ लिया दोनों को, जो अभी प्रशासन के कब्जे में है दोनों लुटेरा। वहीं बड़ी खबर बगहा से, जहां अनुमंडलीय अस्पताल में एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से एक मरीज की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि रेफर होने के बाद भी गंभीर स्थिति में मरीज तड़पता रहा, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली। लगातार अनुरोध के बाद घंटों एम्बुलेंस का नहीं मिलना और उसके बाद मरीज की जान जाने के बाद अब लोगों में नाराजगी है, आक्रोश है। मरीज की मौत हो चुकी है। मौत के बाद अस्पताल परिसर में देखिए परिजनों ने किस कदर हंगामा किया। परिवार वाले ये आरोप लगा रहे हैं कि स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही ने जान ले ली मरीज की। मृतक बड़ा गांव का रहने वाला जगत शाह था। चार घंटा से हो भैया, रुकल वाली सुनो भैया। बुरा हाल है। स्वास्थ्य विभाग पर एक बार फिर से लापरवाही का गंभीर आरोप, जिसमें एम्बुलेंस नहीं मिलने की वजह से देखिए मरीज की जान चली जाती है। घंटों परिजन जो है एम्बुलेंस के लिए मिन्नतें करते रहे, लेकिन एम्बुलेंस नहीं मिली और तड़प तड़प कर मरीज ने जान दे दी। छठ महापर्व नजदीक आते ही एक बार फिर यमुना नदी में प्रदूषण पर चर्चा तेज हो चुकी है। दिल्ली में बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कालिंदी कुंज में यमुना घाट का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दिल्ली की केजरीवाल सरकार पर जमकर निशाना साधा। मनोज तिवारी ने कहा कि छठ का त्योहार आ रहा है, लेकिन जिस यमुना में आस्था की डुबकी लगाई जाती है, उस जल को अरविंद केजरीवाल ने जहरीला बना दिया है। ये बहुत बड़े अपराध की निशानी है। हम ये बात को ध्यान में रखते हुए कि छठ का त्योहार आ रहा है और छठ की आस्था ऐसी है कि वो जल देखते ही महिलाएं डुबकी लगाती हैं, लेकिन डुबकी लगाने वाला जल को अरविंद केजरीवाल और उनकी सरकार ने कैसा जहरीला बना दिया है। हम आज अपनी विजिट में एक बार फिर से उसी जहर का दर्शन कर रहे हैं और मुझे लगता है कि ये एक प्रकार से बहुत बड़े स्तर पे एक बहुत बड़े अपराध की निशानी है। हम हायर अथॉरिटी को ये सारी बातें बताएंगे और माननीय सुप्रीम कोर्ट से भी निवेदन करेंगे कि दिल्ली सरकार जो जानबूझ करके मौत परोस रही है, बीमारियां परोस रही हैं दिल्ली को, उस छठ के पहले हमने उसका जांच किया और इसका संज्ञान लिया जाना चाहिए। तो बिहार में जातीय गणना और नवरात्र में शिक्षकों की ट्रेनिंग पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार सरकार पर तुष्टीकरण की राजनीति करने का आरोप लगाते हुए कहा कि गलती हमारे पूर्वजों की है। यदि बंटवारे के दौरान सारे मुसलमान चले गए होते तो आज ये दुर्दशा नहीं होती। जातीय गणना में मुसलमानों को लगभग 18% दिखाया गया है, हिंदुओं को 0.6 से लेकर 14% तक दिखाया गया है। हमारे हिंदुओं की छुट्टियों पर प्रहार किया जा रहा है। बिहार में जो हाल है, इससे अच्छा है बिहार को पाकिस्तान बना दे। नीतीश कुमार ममता बनर्जी की नकल कर रहे हैं। 75 साल पहले देश का बंटवारा हमारे पूर्वजों ने हिंदू मुसलमान पे किया। हमने सर्वधर्म समभाव लिया। दोष हमारे पूर्वजों का है। अगर उस समय सारे मुसलमान चले गए होते तो आज ये दुर्दशा हमें नहीं होती कि हमें तुष्टीकरण का सामना करना पड़ता। अभी जातीय जनगणना हुआ, मुसलमान को इकट्ठे लगभग 18% दिखाया गया, हिंदुओं को 0% से लेकर 0.6 से लेकर के 14% तक दिखाया गया, जबकि मुसलमानों को आरक्षण का लाभ जातियों में बांट करके दे रहे हैं। तो इन्हें भी जाति से टुकड़े टुकड़े करके दिखाना चाहिए।
ये तुष्टीकरण है। तुष्टीकरण है हमारे हिंदुओं के छुट्टियों पर ये प्रहार करते हैं, ये तुगलकी फरमान जारी करते हैं। पहले रक्षाबंधन पर किया, हिंदू ने अपने बच्चों को नहीं भेजा, इन्हें मुंह खानी पड़ी। फिर अभी टीचर भाई बहनों को उपासना, नवरात्र उपासना का पर्व कहलाता है, इन्होंने तुगलकी फरमान जारी कर दी। अब डीजे नहीं बजा सकते। पीएम मोदी की जाति पर सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार की टिप्पणी पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि जेडीयू के लोग राहुल गांधी की जाति आखिर क्यों नहीं पूछते हैं। वहीं प्रवक्ता मनोज शर्मा ने जेडीयू को अहंकारी पार्टी बता दिया। पेट में दर्द हो रहा है। आज नरेंद्र मोदी गरीबों के मसीहा बन चुके हैं, पूरे भारत के आन बान शान हैं, और नरेंद्र मोदी को गरीब की चिंता है, नीतीश कुमार के सर्टिफिकेट की चिंता नहीं है। पूछे न जा करके जात राहुल गांधी कि ईसाई है कि पारसी है कि हिंदू है, जरा पूछ ले। देखिए, जदयू एक अहंकारी पार्टी है और वो अपने नेता नीतीश कुमार के निर्देश पर बिहार ही नहीं पूरे देश के गरीबों का वो मजाक उड़ा रहे हैं। जितनी श्रमजीवी जातियां हैं जो अपने परिश्रम के बल पे जो पेशा अपनाए हुए हैं, उसको ये लोग अपमानित करने का काम कर रहे हैं। इसलिए वो नरेंद्र मोदी जी की जाति जो पिछड़ा वर्ग से आते हैं, गुजरात के पिछड़ा वर्ग से आते हैं, उस जाति पे सवाल उठाकर ये गरीबी का मजाक उठा रहे हैं, गरीब जातियों का मजाक उड़ा रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह के बयान पर जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता केसी त्यागी ने कहा कि बीजेपी के पास तुष्टीकरण, ध्रुवीकरण और मुस्लिम विरोध के अलावा कोई मुद्दा है ही नहीं। बीजेपी मोदी फॉर्मूले से अलग योगी फॉर्मूले पर चल रही है। भारतीय जनता पार्टी के पास तुष्टीकरण, मुस्लिम विरोध और ध्रुवीकरण के अलावा कोई मुद्दा नहीं। कभी कामकाज का स्तर सुधारा जाए, इस पर उनकी बहस शुरू होती है। और असल में अब ये मोदी फॉर्मूला भी नहीं है, ये योगी फॉर्मूले पर बीजेपी आ गई है। तेजस्वी यादव से जुड़ी बड़ी खबर, जहां पर तेजस्वी यादव ने विदेश यात्रा पर जाने की इजाजत कोर्ट से मांगी है। सरकारी दौरे पर जाने की बात उनकी तरफ से कही गई है। 20 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर ये वो तारीख है जब उनकी तरफ से कोर्ट से विदेश यात्रा पर जाने की इजाजत मांगी गई है। कोर्ट से विदेश यात्रा पर जापान जाने की इजाजत मांगी गई और राउज एवेन्यू कोर्ट में अब से थोड़ी देर बाद यानी कि 2:30 पर इसे लेकर बड़ा फैसला आने वाला है कि क्या कोर्ट इन्हें विदेश जाने की यात्रा करने की परमिशन देता है या नहीं देता है। 20 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर के बीच वो जापान जाने के इच्छुक हैं। सरकारी दौरा इसे बताया जा रहा है और इसी दौरे पर जाने के लिए उनकी तरफ से कोर्ट का दरवाजा खटखटाया गया है, जिसमें 2:30 बजे का वक्त जब इस पर राउज एवेन्यू कोर्ट की तरफ से बड़ा फैसला सुनाया जाएगा। अगर आप भी फीवर को डेंगू समझकर सीधा एंटीबायोटिक ले रहे हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि एंटीबायोटिक सेहत पर भारी पड़ सकती है। जी हां, यूरोलॉजिकल सोसाइटी ऑफ इंडिया के मेंबर और यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर कुमार राजेश रंजन की माने तो इन दिनों एंटीबायोटिक का लोग बिना जांच पड़ताल के धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं। इसका सीधा असर किडनी और पेनक्रियास पर पड़ रहा है और ऐसे में लोगों को बिना डॉक्टरी सलाह के इन दवाओं का सेवन करने से बचना चाहिए। वो तो अभी काफ़ी फैली हुई है, तो अपने से जो लोग दवा लेकर के खा लेते हैं क्योंकि सोचते हैं अगर मैं डॉक्टर के पास जाऊंगा या टेस्ट कराऊंगा उससे अच्छा कोई क्रोसिन ले लूं, पैरासीटामोल ले लूं, तब तक तो ठीक है। लेकिन कुछ ना कुछ एंटीबायोटिक 2 डोज 3 डोज, कोई अपने से अमिकासिन लगा लेते हैं, कोई कॉम्बीफ्लेम खा लेते हैं, तो वो सब हानिकारक है। किडनी के लिए तो बिल्कुल ही हानिकारक है और सब भी जैसे हमारे पैनक्रियास के लिए, लीवर के लिए और सब सिस्टम के लिए काफ़ी हानिकारक होता है। ऐसे पेशेंट अभी मिल रहे हैं जो बिना जांच पड़ताल के सोच रहे हैं कि डेंगू हो गया और एंटीबायोटिक
खा ले रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल मिलते हैं। तो लोग देखिए, हम लोग का तो एक जो हम लोग का कॉमन सोच है, पहले इलाज लोग खुद कर लेते हैं। कोई भी दिक्कत है खुद इलाज कर लेते हैं, दवा दुकान पर जा कर के दवा ले लेते हैं, और फिर जब अगर बहुत प्रॉब्लम होती है तो फिर डॉक्टर के पास जाते हैं। तो मेरा तो बार बार मैं यही समझाता हूँ कि कभी भी आपको कुछ प्रॉब्लम लगे, 1-2 दिन फीवर तो ठीक है, पैरासीटामोल सब खाइए, लेकिन अपने से कोई भी एंटीबायोटिक, क्योंकि काफ़ी रेसिस्टेंस भी डेवलप हो रहा है एंटीबायोटिक का, और अगर आप कुछ ऐसे बिना जाने सुने अगर दवा खाते हैं तो हमारे शरीर पे हर चीज़ का अगर एक्शन है तो उसका रिएक्शन भी है। अगली खबर पालीगंज से, जहां पर प्योरपुरा थाना क्षेत्र के मौरी गांव के ठाकुरबाड़ी से चोरी की गई अष्टधातु की 4 मूर्तियों की बरामदगी कर ली गई है। चोरी की गई मूर्तियां बहेरिया नीरखपुर गांव से बरामद की गई। मूर्ति मिलने की खबर पर पहुंची पुलिस ने इन मूर्तियों को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। कहा जा रहा है कि बीते 1 अक्टूबर को पालीगंज के पियरपुरा थाना क्षेत्र के गांव ठाकुरबाड़ी से इन 4 अष्टधातु की मूर्तियों की चोरी हुई थी, जिसे लेकर पुलिस लगातार छानबीन में भी जुटी हुई थी, लेकिन अब इसकी बरामदगी की जा चुकी है। पटना से बड़ी खबर, जहां पर एक बार फिर से प्रदूषण का स्तर जो है वो बढ़ने लगा है, जो लोगों के लिए चिंता का सबब इस वक्त। कई इलाके जो हैं वहां पर AQI लेवल जो है बढ़ा हुआ दर्ज किया जा रहा है। AQI लेवल 250 के पार जा पहुंचा है। पटना के अगर AQI लेवल की बात करें तो 213 तक ये पहुंच चुका है। पटना प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड कार्यालय से इस खबर पर ज्यादा जानकारी देने हमारे संवाददाता अमित कुमार। बिहार में एक बार फिर से पॉल्यूशन जो है अपना पैर पसार रहा है। देख सकते हैं इको पार्क के पास जो है AQI लेवल जो है वो 115 के पास है। इसके मेडिकल हॉल के पास 457, BIT मिश्रा के पास 164 जो है वो मॉडरेट है AQI लेवल। तो इस तरह से कह सकते हैं कि पटना की अगर खास तौर पे बात करें तो पटना में पॉल्यूशन जो है एक बार फिर से तेजी से जो है वो बढ़ने लगा है। DRM दानापुर के पास जो है मॉडरेट है, 192 IQ लेवल है। गवर्नमेंट हाई स्कूल के पास स्थिति जो है वो संतोषजनक है, 66 है। इंडस्ट्रियल एरिया हाजीपुर की बात करें तो मॉडरेट है, यहाँ पे भी 157 AQI लेवल है। और इसके अलावा अगर हम बात कर ले सगुना मोड़ की, तो सगुना मोड़ का जो AQI लेवल है वो 263 के आसपास पहुंचा है। और उसी की तरह अगर हम बात करें इको पार्क की, तो इको पार्क के पास का AQI लेवल जो है वो भी 198 है। और देख सकते हैं कि यहाँ SFTI गया का जो है AQI लेवल 105 है, तो बेहतर है यहाँ का AQI लेवल। गवर्नमेंट हाई स्कूल मुजफ्फरपुर की बात करें तो वहाँ भी मॉडरेट है, 130 के आसपास जो है वो AQI लेवल है। और इसके अलावा पटना में खगौल की बात करें तो खगौल का AQI लेवल जो है वो भी लगभग जो है वो 200 के पास है पहुँचा है। और उसके साथ साथ अगर हम बात करें अनीसाबाद की, तो अनीसाबाद का AQI लेवल जो है वो लगभग 263 है। तो कह सकते हैं कि पटना में पॉल्यूशन जो है वो फिर से बढ़ने लगा है और AQI लेवल जो है वो 250 से ऊपर 300 के आसपास जो है वो पहुंच चुका है। और हालांकि लगातार पटना नगर निगम जो है वो पटना को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए लोगों से अपील कर रहा है। कई तरह के जो है प्रयास किए जा रहे हैं नगर निगम की तरफ से, लेकिन वो कामयाब होता नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि जो लोग हैं वो सजग नहीं है। हम और आप अगर सजग होंगे तो आपका शहर, हमारा शहर जो है वो प्रदूषण मुक्त होगा। और जो प्रयास नगर निगम लगातार कर रहा है उसमें कामयाबी मिलेगी। तो न्यूज 8 इंडिया आप तमाम दर्शकों से अपील करता है कि शहर को स्वच्छ रखने में आप अपना योगदान करें, अपना भी कदम बढ़ाएं। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ अमित कुमार, न्यूज 8 पटना। तो पटना से बड़ी खबर, जहां पर प्रदूषण के लेवल बढ़ने के बाद से अब एहतियाती कदम भी उठाए जाने शुरू कर दिए गए हैं। कोयला डीजल से चलने वाली फैक्ट्रियों को बंद किया जाएगा। बढ़ते प्रदूषण के मद्देनजर ये बड़ा फैसला लिया गया है। सभी फैक्ट्रियों को नेचुरल गैस से चलने वाली यूनिट में बदलने के निर्देश दे दिए गए हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने सभी फैक्ट्री मालिकों को इसे लेकर एक नोटिस जारी किया है। 50 फैक्ट्री को चिन्हित किया गया है जिनके मालिकों को ये नोटिस भेजे गए हैं। सिर्फ नेचुरल गैस वाली फैक्ट्रियों को ही परमिट दी जाएगी। पहले दिए परमिट का अब रिन्यूअल भी नहीं किया जाएगा। इससे पहले डीजल बसों को बंद करने को लेकर फैसला लिया गया और अब वैसी तमाम फैक्ट्रियां जो कोयले से चलती हैं या डीजल से चलती हैं उन फैक्ट्रियों के ऊपर भी कार्रवाई शुरू की जाती हुई। हजारीबाग में NH-33 नकवा स्थित टोल प्लाजा पर मारपीट करने के मामले की खबर सामने आ रही है। स्कॉर्पियो सवार 5 बदमाशों ने शराब के नशे में टोल कर्मी की देखिए किस तरीके से जमकर पिटाई कर दी।
बताया जाता है कि स्कॉर्पियो सवार बिना टोल टैक्स दिए यहां से गाड़ी निकाले जा रहे थे। जब टोल कर्मियों ने इसका विरोध किया तो मारपीट पर उतर गए। मारपीट की ये पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई, जिसे आप इस वक्त अपने टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। और अब इसी फुटेज के आधार पर इन सभी की तलाश जारी है। 11 बजे करीब लास्ट की लाइन है हमारी, लाइन नंबर 16 है। तो एक गाड़ी स्कॉर्पियो आई जिसका नंबर है GH01 DY 8055। तो लाके सीधा बूम बैरियर के नीचे लगा दिया। तो लड़के ने, वहां जो टोल कर्मी बैठा था, उसने कहा कि सर आप पीछे ले लीजिए, ये बूम ऐसे नहीं उठेगा। तो सीधे वो उतरे और लड़कों से मारपीट करने लगे। पहले तो वो बूम बैरियर को तोड़ा, उसके बाद में लड़कों को दौड़ा दौड़ा के पीटने लगे। जमशेदपुर पुलिस ने अवैध शराब फैक्ट्री पर छापेमारी कर लाखों रुपए की नकली शराब को जब्त किया है। जब्त शराब की कीमत 15 से 20 लाख रुपए बताई जा रही है। पुलिस ने टीम का गठन कर ये बड़ी कार्रवाई की, जिसमें शराब की खेप को जब्त किया गया। पुलिस को नकली शराब के साथ शराब की खाली बोतलें, रैपर यहां से बरामद हुए। जमशेदपुर के जवाहर नगर रोड संख्या 17 में अवैध कारोबार चलाया जा रहा था, जिस पर यह बड़ी कार्रवाई की गई। मानगो थाना को ये सूचना प्राप्त हुई कि यहाँ पे एक अवैध दारू बनाने की एक फैक्ट्री टाइप की यहाँ पे चल रही थी, जिसका इन्होंने भौतिक सत्यापन किया। उसके उपरांत एसएसपी सर के और हमारे निर्देशानुसार इन लोगों ने एक टीम का गठन किया और उसके उपरांत एक बड़ी कार्रवाई हुई है, जिसमें हम लोगों को 100 पेटी जो है लगभग पैक्ड शराब जब्त की गई है। उसके अलावा बहुत ज़्यादा मात्रा में यहाँ पे स्पिरिट और जो बनाने का नकली शराब बनाने के जो भी इनके रॉ मटेरियल रहता है वो भी हम लोग ने बरामद किया है। तो इस बुलेटिन में बस इतना ही।